हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे अपने केमिकली वाटर क्वालिटी पैरामीटर के पार्ट थर्ड की। इससे पहले हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में स्टडी किया था डिसॉल्व सॉलिड्स और दूसरे पार्ट में हमने कवर किया था पीएच वैल्यू, और ये हमारा तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि सर एल्कनिटी क्या होती है। जिस तरह से हमने दो पार्ट्स को कवर किया है, इस पार्ट को भी कुछ हम उसी तरह से कवर करने की कोशिश करें हैं। तो आइए जानते हैं एल्कनिटी के बारे में। क्लियर है? तो यहां पे मेरे पास आपके पास कुछ ये फ्लो चार्ट्स आपको दिख रहा होगा, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले एल्कनिटी क्या होती है? एल्कनिटी इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व आयंस। ये आपके पास डिसॉल्व आयन की फॉर्म में होती है, जो जिसे हम कहते हैं एल्कलीज। क्या कहते हैं? एल्कलीज। और एल्कलीज का काम क्या होता है? टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयन। ये क्या काम करने की कोशिश करता है? न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है आपके हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मींस H+ आयंस। क्लियर है? उस तरह से एल्कनिटी आपके पास मेजरली तीन टाइप्स की होती है। फर्स्ट है CO3 नेगेटिव, जिसको बोला जाता है कार्बोनेट एल्कनिटी। HCO3 नेगेटिव, जिसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट एल्कनिटी। OH नेगेटिव, जिसको बोलते हैं कॉस्टिक एल्कनिटी। क्लियर है? अब आपने 9th to 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सर एल्कलीज और बेसिस में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कहीं ना कहीं आपका एक इंटरव्यू का पार्ट भी बनता है। अगर मैं एल्कलीज की बात करता हूं या बेसिस की बात करता हूं, दोनों का काम क्या है? टू न्यूट्रलाइज द एसिड। टू न्यूट्रलाइज द एसिड। टू न्यूट्रलाइज द एसिड मींस हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करना। सेकंड, कि जो एल्कलीज में जो एसिड होता है ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर, वो हमेशा क्या रहता है? डिसॉल्व रहता है आपके वाटर में। बट बेसिस में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी एसिड होगा वो क्या होगा? डिसॉल्व होगा आपके वाटर के अंदर। क्लियर है? ऑल दी एल्कलीज आर बेसिस, कि जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सारे क्या हो सकते हैं? बेसिस हो सकते हैं। बट ऑल दी बेसिस आर नॉट एल्कलीज, परंतु सारे बेसिस आपके पास एल्कलीज नहीं हो सकते। तो ये कॉमन डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो देखते हैं कि सर एल्कनिटी क्या होता है। एल्कनिटी इज द कैपेसिटी। यहां कैपेसिटी कहो या इसको कैपेबिलिटी कहो, ठीक है। एल्कलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयन। देखिएगा क्या लिखा है मैंने कि एल्कलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मींस H+ आयन, H+ आयन, ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड द एसिड न्यूट्रलाइजिंग। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एसिड न्यूट्रलाइजिंग ऑफ वाटर, इन वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द एल्कनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टन नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से आती है आपके पास एल्कनिटी? कुछ नेगेटिव चार्ज की वजह से आती है, जो क्या रहते हैं? डिसॉल्व आयन, जो डिसॉल्व की फॉर्म में रहते हैं, इज कॉल्ड, जिनको हम एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जिनको एल्कलीज बोलते हैं। ऑल दी एल्कलीज आर बेसिस। सारे के सारे एल्कलीज बेसिस हो सकते हैं, बट ऑल दी बेसिस आर नॉट एल्कलीज, परंतु सारे बेसिस आपके पास एल्कलीज नहीं हो सकते। तो यहां से आपके पास यही कंक्लूजन निकलता है कि जो एल्कनिटी होती है, एल्कनिटी क्या है? एल्कनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयन और एसिड। क्लियर है? या H+ आयन। क्लियर है? अब जानते हैं इनके सोर्स के बारे में। अगर हम एल्कनिटी के सोर्स के बारे में जानते हैं तो इसके पास मेजरली दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। एक मेजर सोर्स होते हैं और एक माइनर सोर्स होते हैं। अगर माइनर सोर्स आपके वाटर के अंदर रहते भी हैं तो इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, बट मेजर सोर्स आपके पास क्या रहते हैं? काफी ज्यादा हार्मफुल रहते हैं अगर ये पानी में प्रेजेंट रहे। जैसे सबसे पहले है OH आयन, जिसको मैंने बोला था कॉस्टिक, ठीक है। CO3 नेगेटिव, जिसको बोला था कार्बोनेट, और HOCO3 नेगेटिव मतलब बाइकार्बोनेट। क्लियर है? और माइनर सोर्स के बारे में जैसे सल्फेट आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, एक्सेट्रा। और ये सारे के सारे चाहे मेजर सोर्स हो चाहे माइनर सोर्स हो, ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? अनायंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है?
अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केनिटी की। बेसिकली आपके पास तीन टाइप की एल्केनिटी होती है। पहली एल्केनिटी इज कॉज्ड बाय कार्बोनेट। जो एल्केनिटी आपके कार्बोनेट की वजह से होती है उस एल्केनिटी को बोला जाता है कार्बोनेट एल्केनिटी। क्या बोला जाता है? कार्बोनेट एल्केनिटी बोला जाता है। कि जो आपके पास CO3 2 नेगेटिव की वजह से हो रही है उसको बोलेंगे कार्बोनेट एल्केनिटी, और जो एल्केनिटी आपके पास HCO3 नेगेटिव की वजह से हो रही है उसको बोलेंगे हम बाइकार्बोनेट एल्केनिटी बोलेंगे। और जो एल्केनिटी आपकी OH आयन की वजह से हो रही है उस एल्केनिटी को हम क्या बोलेंगे? कॉस्टिक एल्केनिटी बोलेंगे। क्लियर है? तो ये सेंटेंस आपको याद रहना चाहिए। अब देखिएगा, कभी कभी एग्जाम क्या करता है आपके साथ, हाँ, अगर आपको पास ये एल्केनिटी के तीनों ही टर्म दे दी, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक, नाम नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने उसको लिख के दे दिया कि CO3 2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, तब तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर दोगे। बट कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, कभी कभी आपके पास ये नेमिंग नहीं दी जाती है और डायरेक्ट उसको बाय नेम दिया जाता है। आपको बोल दिया जाएगा कॉस्टिक एल्केनिटी, तो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि OH को ही हम कॉस्टिक एल्केनिटी बोलते हैं, HCO3 नेगेटिव को हम बाइकार्बोनेट एल्केनिटी बोलते हैं, और CO3 2 नेगेटिव को हम कार्बोनेट एल्केनिटी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, एल्केनिटी इन वाटर इज कम्स ड्यू टू। कुछ और कारणों से भी एल्केनिटी आ सकती है, जैसे नेचुरल ऑफ मिनरल्स। नेचुरल ऑफ मिनरल्स की वजह से आ सकती है, नेचुरल मिनरल की वजह से आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है सर। दूसरा, एडिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक इन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ सकती है, मिनरल डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से आ सकती है। क्लियर है कि आपके पास एल्केनिटी और भी आ सकती है, नेचुरल मिनरल की वजह से आ सकती है, एडिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक इन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ सकती है, और मिनरल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाते हैं, जैसे कि जब CO2 रिएक्ट करेगा आपके वाटर के साथ तो एक कार्बोनिक एसिड बनता है। जब CO2 आपके वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बनता है आपके पास? कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये कार्बोनिक एसिड है जिसकी जनरेशन किन की वजह से होती है? कार्बोनेट की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से और कॉस्टिक की वजह से। इन तीनों की जनरेशन किसकी वजह से होती है आपके पास? कार्बोनिक एसिड की वजह से होती है। H2CO3 क्या है आपके पास? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड, तो यहां पे लिख भी सकते हैं हम, पॉइंट बना के लिख सकते हैं भाई, एक कार्बोनिक acid is major responsible for the generation of OH ion, caustic, CO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव। क्लियर है? मैंने क्या लिखा कि जो कार्बोनिक एसिड इज मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ OH आयन, CO3 2 नेगेटिव आयन एंड HCO3 नेगेटिव आयन। देखिएगा कैसे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड फिर से रिएक्ट करेगा H2CO3। क्लियर है? तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पे फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन लगाएंगे आपके प्लस, तो यहाँ पे H प्लस आयन प्लस आपके पास बनेगा दैट इज HCO3 नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से HCO3 फिर से आपका HCO3 आपका फर्दर ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा आपके पास? तो ये बनाएगा आपके पास H प्लस इज CO3 2 नेगेटिव। क्लियर है? और ये CO3 दोबारा से आपका कन्वर्ट होगा वाटर में, CO3 2 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा आपका? वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा आपके पास दैट इज HCO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव।
क्लियर है? तो आपका इसका फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे देख लिया आपने कि जो कार्बोनिक एसिड है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है आपके OH आयन में, CO3 नेगेटिव में, HCO3 में। इसी कार्बोनिक एसिड की वजह से किनका जनरेशन हुआ है आपके पास, HCO3, CO3 एंड इसका। तो यहां पे आपके पास लास्ट के 3 मिल गए हैं, ये वाले, ये 3 मेजर रिस्पॉन्सिबल हुए हैं किसकी वजह से, आपके कार्बोनिक एसिड की वजह से। तो HCO3 नेगेटिव मतलब बाइकार्बोनेट, क्या है ये, बाइकार्बोनेट। और CO3 नेगेटिव क्या है आपके पास, सॉरी ये है बाइकार्बोनेट और दिस इज कार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट। एंड OH आयन इज कॉस्टिक आयन, कॉस्टिक आयन। ठीक है, तो यहीं से ही आपके पास बाइकार्बोनेट एल्केनिटी, कार्बोनेट एल्केनिटी एंड कॉस्टिक आयन एल्केनिटी क्रिएट हुई है। क्लियर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, ये चीज क्या करता है, उसको स्किप कर देता है, पता ही नहीं होता। हालांकि उसको ये चीज पता है बट उसे ये नहीं पता कि कार्बोनिक एसिड की वजह से ही उसने मतलब किसका जनरेशन होता है, OH का, CO3 नेगेटिव का एंड HCO3 नेगेटिव का जनरेशन होता है। क्लियर है? अब इसके कुछ इंपैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके सर इंपैक्ट्स क्या रहने वाले हैं। इंपैक्ट्स ऑफ एल्केनिटी के बारे में देखें कि इट इंपार्ट्स बीटर टेस्ट इन वाटर, कि ये क्या कर देता है, पानी को कड़वा कर देता है। क्लियर है? इंक्रीज द पीएच वैल्यू को इंक्रीज करता है। ठीक है, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग, प्राइमिंग एंड कैरी ओवर। क्लियर है? नेक्स्ट, इट कॉज द स्केलिंग ऑफ द बॉयलर फीड, ये क्या करता है, इट कॉजिंग द स्केलिंग ऑफ द बॉयलर फीड। नेक्स्ट, caustic alkalinity cause the embrittlement of the metal of boiler fat। पढ़ लेना इनको क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, एसिडिटी कॉज द कोरोजन, अगर आपके वाटर में एसिडिटी होगी तो कोरोजन होगा, एंड एल्केनिटी होगी तो कॉज द इंटरस्टेशन ऑफ द पाइप होगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आपके पानी की एसिडिटी हुआ तो क्या कॉज होगा, कोरोजन का रोज होगा। अगर पानी में एल्केनिटी होगी तो क्या होगा, कॉज द इंकास्टेशन ऑफ द पाइप होगा। क्लियर है? 7th है, एल्केनिटी इंपार्ट्स दी हार्डनेस, और एल्केनिटी क्या करती है, इट इंपार्ट्स दी हार्डनेस। इंकास्टेशन क्या होता है, इंकास्टेशन होता है कि आपके पास सिल्ट पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन हो जाना। जैसे कि मान लिया आपके पास एक पाइप है, दिस इज द पाइप। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, आपके पाइप का फ्लो जा रहा है, डेली पानी का फ्लो जा रहा है। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं आपका डिस्चार्ज Q0 है। ठीक है, टाइम के साथ साथ यहां पे क्या होना शुरू हो गया, इसके बॉटम पे या इनर साइड पे क्या होना शुरू हो गया, सिल्ट का इकट्ठा होना शुरू हो गया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे अपनी सिल्ट ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी होगी। जब इसने सिल्ट ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी तो अभी तो पाइप का डाया जब नया नया था तो पाइप का डाया कुछ ये था। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास ये व्हाइट कलर के क्या हो गया, यहाँ पे सैंड डिपॉजिट हो गया। जब ये सैंड डिपॉजिट हो गया तो इससे क्या हो गया सर, इससे इसका डाया रिड्यूस हो गया। इससे क्या हो गया सर, डाया क्या हो गया, D' बन गया। जब डाया D' बन गया तो क्या, जब आपका पहला इनिशियली डिस्चार्ज Q0 था और डाया उसका D था तो आपका डिस्चार्ज भी उसी रेट से जा रहा था जिस रेट का डाया था। बट क्या अब डिस्चार्ज उतना जा पाएगा, नहीं। तो इससे क्या हुआ यहाँ पे कि आपके इनर सरफेस पे क्या, आपके सैंड पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाना, और सैंड पार्टिकल के डिपोजिशन को ही क्या बोलते हैं हम, इनकास्टेशन बोलते हैं। और इनकास्टेशन से क्या होता है, पाइप का डाया क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, और उसका डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है? दिस इज द इनकास्टेशन ऑफ द पाइप। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके कुछ मेजरमेंट की कि कैसे मेजर किया जाता है आपकी एल्केनिटी को। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ एल्केनिटी। एल्केनिटी इज एक्सप्रेस्ड एज CaCO3। एल्केनिटी को एक्सप्रेस किया जाएगा CaCO3 में, और इसकी जो यूनिट्स रहेगी सर, यहां पे ये सेकंड पॉइंट भी मैं लिख देता हूं, इसकी जो यूनिट्स रहेगी वो क्या रहेगी, या तो इसकी ppm रहेगी, पार्ट्स पर मिलियन रहेगी, या इसकी यूनिट्स मिलीग्राम पर लीटर रहेगी, मिलीग्राम पर लीटर रहेगी। ठीक है,
मिलीग्राम पर लीटर यानी कि मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो टोटल एल्केनिटी कैसे निकलेगा आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन। अब देखिएगा जिस जिसकी वजह से आई हुई है आपकी एल्केनिटी, वो तीनों के तीनों लिखने हैं। किन तीन मेजर थे, कौन कौन से, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कॉस्टिक। CO3 क्या है आपके पास, CO3 2 नेगेटिव क्या है, कार्बोनेट है। HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट है। OH क्या है, कॉस्टिक है। तो CO3 2 नेगेटिव की क्या आएगी पहले, कंसंट्रेशन concentration of CO3 2 negative into equivalent weight of CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जिसकी कंसंट्रेशन ली गई है उसका इक्विवेलेंट वेट भी लेना है, क्लियर है, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कॉस्टिक आयन, कंसंट्रेशन भी लेनी उसकी, डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट भी लेना है, जिसकी कंसंट्रेशन ली है उसी का इक्विवेलेंट वेट भी लेना है। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ कॉस्टिक आयन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉस्टिक आयन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, क्लियर है। यानी कि एक टर्म यहां पे कॉमन है कि इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, तो आप चाहो तो इसको सबसे बाद में भी लिख सकते हैं, चाहो तो साथ साथ भी लिख सकते हैं। देखिएगा इसको हम एक और टर्म में ऐसे भी लिख सकते थे, आप लिख लेना जो आपको अच्छा लगता है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन CO3 2 नेगेटिव आपके पास किस में होगी कंसंट्रेशन सर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 नेगेटिव हो या चाहे आपके पास कोई भी कंसंट्रेशन हो, यहाँ पे नहीं लिखते हैं उसको, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ये कंसंट्रेशन होगी आपके पास किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में, या तो मिलीग्राम पर लीटर में होगी या ppm में होगी। किस में होगी सर, ये मिलीग्राम पर लीटर में होगी, और ये भी किस में होगी आपके पास, मिलीग्राम पर लीटर में होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपके पास। अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 का निकालना हमने, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है पहले ये देखिएगा। इक्विवेलेंट वेट होता है आपके पास मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वी लिखा मैंने वैलेंसी को, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना, CaCO3, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 48, वैलेंसी कितनी होती है 2, तो यहां पे कितना आ गया इसका 50 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम कैल्शियम का अब देखिए, तो हमने निकाला है CaCO3 का, अब आप कार्बोनेट का निकालो CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बोनेट का कितना होता है आपके पास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 16, 3 इंटू 16 कितना हुआ 48, डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है 2 नेगेटिव मतलब 2, तो कितना हुआ यहाँ पे आपके पास 48 और 12 60, 60 बाई 2, तो कितना आ गया आपके पास 30, ठीक है। यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं आप किसका, CaCO3 का 50, कार्बोनेट का 30। उसी तरह से आप निकालोगे दूसरा HCO3 नेगेटिव का, HCO3 नेगेटिव, तो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 1, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16, तो ये कितना हुआ 16 3 48, डिवाइडेड बाय वैलेंसी -1 मतलब 1, तो ये कितना हो गया 61 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 61, क्लियर है। तो यहां पे आपके पास इक्विवेलेंट वेट निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट का भी, कार्बोनेट का भी, बाइकार्बोनेट का भी। अब निकाल लो आप कॉस्टिक का, OH आयन का, तो OH आयन का कितना, O का कितना हुआ सर 16, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, वैलेंसी क्या है माइनस है यानी कि 1 है, तो दैट इज 17। सारे निकाल दिए आपने मॉलिक्यूलर वेट। अब सारे मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिए हैं तो आप निकाल दीजिएगा, तो आपके पास एल्केनिटी हो जाएगी, एल्केनिटी क्या हो जाएगी आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। ये जो मैंने आपको ये ब्रैकेट लगाई गई है, इस तरह की आपके पास ये ओपन क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, सॉरी ओपन ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, क्या मतलब है यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन, और यहाँ की कंसंट्रेशन किस में होगी आपके पास, मिलीग्राम पर लीटर में होगी या फिर ppm में होगी, क्लियर है। तो दैट इज इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50 डिवाइडेड बाय कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, कार्बोनेट का 30, तो मैं यहां लिख सकता हूं 30 प्लस कंसंट्रेशन किसकी, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 50
बाइकार्बोनेट का कितना आया, बाइकार्बोनेट का है आपके पास 61, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 61? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कॉस्टिक आयन OH आयन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 सर 50, OH के आयन के नीचे का मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कितना, दैट इज 17। तो ये आ गया आपके पास एल्केनिटी का फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जब आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी तो सिर्फ आपको यही वैल्यू लिखनी है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन में जो दिया गया है, अगर कार्बोनेट की कंसंट्रेशन दी है तो सिर्फ कार्बोनेट ही का ही निकालो, अगर बाइकार्बोनेट दिया है तो बाइकार्बोनेट का ही निकालो, अगर कॉस्टिक का बोला है तो कॉस्टिक का ही बोला, अगर तीनों का बोला है तो तीनों का फॉर्मूला लगाओ। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप लगा रहे जा रहे हो, क्वेश्चन में जिसका पूछा गया आप उसी के लिए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा डियर। क्लियर है? तो इस तरह से हमने यहां पे अपना एस्टिमेशन ऑफ एल्केनिटी वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। अगले इसी लेक्चर्स में अब कवर करेंगे हम इसका मेजरमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम मेजरमेंट के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम अपने मेजरमेंट ऑफ मेथड्स के बारे में। मेजरमेंट ऑफ एल्केनिटी के लिए कोई भी डायरेक्ट टेस्ट नहीं है, इसको हम मेजरली इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज मेजर्ड बाय इनडायरेक्टली। एल्केनिटी जो आती है आपके पास, वो आपके पास कॉस्टिक आयन की वजह से भी आ सकती है, जिसको मैंने OH आयन लिखा है। ठीक है, ये आपके पास कार्बोनेट आयन की वजह से भी आ सकती है, CO3 नेगेटिव की वजह से भी आ सकती है, HCO3 नेगेटिव की वजह से भी आ सकती है, जो डिपेंड कर रहेंगे आपके किसके ऊपर, pH पे, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करेंगे। क्लियर है? द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एल्केनिटी डिपेंड करती है किस पे, pH वैल्यू पे। क्लियर है? अब इसके लिए मेथड है टाइट्रेशन मेथड्स। टाइट्रेशन मेथड्स में हम एक एसिड यूज करते हैं, जिस एसिड का नाम है 0.02 N मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। ठीक है, ये इसका क्या है, मेन केमिकल है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रह जाते हैं, इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विच इज द मेन केमिकल्स आर यूज्ड टू द मेजरमेंट ऑफ द एल्केनिटी। तो वहां पे आपके पास 0.02 N H2SO4 भी लिखा होगा, 0.02 M H2SO4 भी हो गया, और 90% मेजोरिटी जो रहती है स्टूडेंट की वो 0.02 M H2SO4 रहेगा। क्लियर है? बट गलत है ये। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.02 N H2SO4। क्लियर है? N है आपके पास यहां पे नॉर्मेलिटी। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके कुछ इंडिकेटर की। यहां पे दो मेनली इंडिकेटर का यूज हम करते हैं। पहला इंडिकेटर है आपका फिनोप्थीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। अगर हम फिनोप्थीन की बात करते हैं, जिसकी pH रेंज रहती है 8.6 to 10.3 के बीच में रहती है। क्लियर है? जिसका कलर की बात करते हैं, अब ओरिजिनली कलर फिनोप्थीन का होता है कलरलेस, बट जैसे ही वो अपनी वर्किंग रेंज में आ जाता है उसका कलर हो जाता है पिंक। क्लियर है? अब बात करते हैं हम मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का जो pH रेंज रहती है वो 2.8 से लेके 4.2 रहती है। कई बुकों में ये 4.4 भी आपको देखने को मिल सकता है। जिसका कलर की बात करते हैं तो ओरिजिनली कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का रेड, बट जैसे ही वो अपनी वर्किंग रेंज में आता है इसका कलर हो जाता है येलो। क्लियर है? अगर हम एजम्पशंस की बात करते हैं तो इनिशियली टेस्ट सैंपल का जो pH रहना चाहिए वो हमेशा क्या रहना चाहिए, या तो 10 रहना चाहिए या फिर 10 से ज्यादा रहना चाहिए। कॉस्टिक एंड बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट वाटर एट दी सेम pH, कि जो भी आपके पास यहाँ पे कॉस्टिक एल्केनिटी मतलब OH आयन एल्केनिटी है और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 नेगेटिव एल्केनिटी है, वो आपके कभी भी सेम pH पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं हम इसके कुछ टेस्ट प्रोसीजर के बारे में, कि जो भी आपका रॉ वाटर सैंपल लेना, ऐसा ही रॉ वाटर सैंपल लेना जिसका जो pH हो हमेशा या तो 10 हो या 10 से ज्यादा हो। आपने उसमें ऐड किया क्या, फिनोप्थीन। जैसे ही आपने ऐड किया फिनोप्थीन, तो फिनोप्थीन ने अपने कलर प्रोड्यूस किया, जिसका कलर मिला आपको पिंक। अगर ये आपको पिंक कलर मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पिंक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जो भी आपका रॉ वाटर सैंपल है वो कैसा है, आपके पास एल्काइन इन नेचर का है। अगर ये सर पिंक नहीं रहता आपके पास तो इसका मतलब ये था कि आपका जो आपने वाटर सैंपल लिया है वो एल्काइन इन नेचर का नहीं है, कहीं ना कहीं उसका pH रेंज 10 और 10 से ज्यादा नहीं है।
क्लियर है। फिर आपने उसको टाइट्रेट करना शुरू किया। टाइट्रेट में आपने केमिकल ऐड किया 0.02 NH2SO4। इस टाइट्रेट को ऐड करने से क्या हुआ कि जो आपके पास यहाँ पे सैंपल था उसका पीएच रिड्यूस हो गया। पीएच का सैंपल इतना रिड्यूस हो गया कि कितना रिड्यूस सर 8.3 तक पहुंच गया। और ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर डिसअपियर हो गया कलरलेस में। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपके पास सर इनिशियली में था, जैसे ही आपने अपने रॉ वाटर सैंपल में इनिशियली में ही आपने फिनोल्फ्थलीन ऐड किया तो इसका कलर था आपके पास सर पिंक। बट जैसे जैसे सर आपने इसमें एसिड डालते गए, आप इसको टाइट्रेट करते गए तो एंड स्टेज ऐसे आई 8.3 तक पहुंचते पहुंचते आपका पीएच भी रिड्यूस हुआ और पिंक से आपका कलरलेस भी बन गया। पिंक से आपका कलरलेस भी बन गया। क्लियर है। तो यहां तक आते आते 10 से लेके 8.3 तक आते आते आपका क्या हुआ, आपका यहां पे कॉस्टिक एल्कनिटी न्यूट्रलाइज हो गई और आपके पास हाफ कार्बोनेट आयन भी न्यूट्रलाइज हो गए। यहां तक पहुंचते पहुंचते मतलब 8.3 तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ सर, आपके पास OH आयन न्यूट्रलाइज हो गए प्लस हाफ कार्बोनेट आयन भी न्यूट्रलाइज हो गए। क्लियर है। कब, जब आपका पीएच रेंज 10 से 8.3 तक पहुंचा। क्लियर है। सेकंड, आपने उस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट को नोट किया जिससे आपका सैंपल कलरलेस मिला। क्लियर है। उसके बाद आपने उसमें एक और इंडिकेटर ऐड किया दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आपने ऐड किया जिसका कलर था रेड। क्लियर है। फिर आपने उसको टाइट्रेट करना शुरू किया 0.02 NH2SO4 के साथ जिससे आपका फिर से पीएच रिड्यूस हुआ। पीएच अब आप इतना 4.4 तक चला गया, इतना रिड्यूस हो गया जिससे जितनी भी ऑल दी एल्कनिटी थी आपकी वो न्यूट्रलाइज हो गई। तो अगर आपको ध्यान रहे कि सर कि जब सर हम 10 से लेके 8.3 तक गए तो आपके पास कॉस्टिक आयन प्लस हाफ कार्बोनेट आयन का ही न्यूट्रलाइज हुआ था। बट सर जब हम 10 से लेके जब आप कहां गए सर 10 से लेके सर आप 4.4 तक गए। ठीक है। अब देखिएगा जब आप 10 से लेके 8.3 तक गया तो आपके पास आधा कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुआ और कॉस्टिक आयन न्यूट्रलाइज हुआ। बट जब सर आप 10 से लेके 4.4 तक पहुंचे मतलब एंड तक पहुंचे तो आपके सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो गए। सारे के सारे न्यूट्रलाइज मतलब आपका सर OH आयन भी न्यूट्रलाइज हो गया, कॉस्टिक आयन भी न्यूट्रलाइज हो गया, कार्बोनेट आयन भी न्यूट्रलाइज हो गया और आपके पास बाइकार्बोनेट आयन भी न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो सर आपके यहाँ पे कॉस्टिक आयन और हाफ कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुए तो सर कितना अमाउंट ऑफ ml यूज हुआ वहां पे, तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ ml यूज हुआ, pml अमाउंट ऑफ यूज हुआ। जो एसिड वहां पे यूज हुआ, कितना एसिड यूज हुआ, pml का एसिड यूज हुआ है। बट जब सब ऑल दी अल्किनिटी आपकी न्यूट्रलाइज हुआ तो कौन सा एसिड यूज हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट यूज हुआ mml। तो यहाँ पे जो यूज हुआ आपके पास वो हुआ आपके पास mml यूज हुआ। क्लियर है। अब पॉइंट नंबर थर्ड, जब सर हम 8.3 और 4.4 के बीच में थे, अब देखो जब आप इस रेंज में थे यहां पर 8.3 और यहां पे थे तो यहां पे भी तो कुछ ना कुछ आपका न्यूट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है भाई कि यहां पे आपका कोई भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ होगा, तो यहां पे भी आपका कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज हुआ होगा। ठीक है। तो यही हमने यहां पे देखा था आपके पास। तो यहां पे क्या हुआ होगा, आपके पास हाफ कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुआ होगा एंड बाइकार्बोनेट आयन। जब सर हमारा पीएच रेंज क्या थी 8.3 और 4.4 के बीच में थी तो हाफ कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुआ होगा, CO3 2 नेगेटिव प्लस आपके पास बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हुआ होगा। क्लियर है। तो जब सर ये हाफ कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुआ और बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुआ तो सर कितना टाइट्रेट यहां पे यूज हुआ होगा, तो यहां पे जो टाइट्रेट यूज हुआ होगा वो यूज हुआ होगा आपके पास M-PMl का। वो कितना हुआ होगा, M-PMl का टाइट्रेट यहां पे यूज हुआ होगा। क्लियर है। इतना ml का यूज हुआ होगा और यहां पे कितना यूज हुआ होगा, PMl का यूज हुआ होगा। यहां पे कितना हुआ होगा, M-PMl का यूज हुआ होगा।
तो आपको सबको पता लगा कि 10 से लेके 8.3 गए तो आपके पास कार्बोनेट आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन का आधा कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुआ, जिसमें एसिड हुआ PMl। जब सर हम 10 से लेके 4.4 गए तो सारी के सारी एल्किनिटी न्यूट्रलाइज हुई, कार्बोनेट आयन भी, बाइकार्बोनेट आयन भी और कॉस्टिक भी। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ml यूज हुआ? तो सर mml अमाउंट ऑफ यूज हुआ। क्लियर है? जब सर हम 8.3 टू 4.4 गए तो हाफ कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुआ प्लस बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुआ। कितना ml ऑफ एसिड यूज हुआ? m-p ml एसिड हुआ। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पे मैंने एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की कि जब आपने PMl का एसिड यूज किया तो टाइट्रेंट किया था 0.02 NH2SO4 के साथ, तो एल्काइन न्यूट्रलाइज हुए थे आपके पास कॉस्टिक प्लस हाफ कार्बोनेट आयन। ठीक है, कब? जब pH था 10 से 8.3। जब आपका 10 से 4.4 गया तो कार्बोनेट भी, कॉस्टिक भी और बाइकार्बोनेट भी न्यूट्रलाइज हुए। एसिड था आपके पास 0.02 H2SO4 और वॉल्यूम जो यूज हुआ वो आपके पास mml का यूज हुआ। ठीक है, इंडिकेटर नहीं, इसको हम वॉल्यूम लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, इसको आप वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, कि वॉल्यूम mml का। उसी तरह से जब सर 8.3 और 4.4 के बीच में था तो आपके पास आधा कार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज हुआ और आपके पास बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज हुआ। ठीक है, और वहां पे आपके पास जो वॉल्यूम था वो P-mml का वॉल्यूम था। क्लियर है? दैट इज P-m। तो इस तरह से आपका ये चार्ट था। हाँ, आपको चार्ट समझ आया? ये समझ आया, आपके लिए काफी है। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, ज्यादा नहीं, इससे पूछा नहीं जाता आपके पास। रिजल्ट्स में आपको यहीं पे बता देता हूं। रिजल्ट्स क्या है? पहला रिजल्ट है कि सर P इज इक्वल टू 0 हो बट M इज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्लियर है? तो यहां पे हमेशा याद रखना आपके पास कि ओनली बाइकार्बोनेट alkalinity is present, only bicarbonate alkalinity is present। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है आपके पास कि P इज इक्वल टू M। P इज इक्वल टू M मीन्स M माइनस P इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी हो सकता है m माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो m माइनस पी इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब क्या है कि ओनली कॉस्टिक एल्केनिटी इज प्रेजेंट, ओनली कॉस्टिक एल्केनिटी इज प्रेजेंट, कि ओनली कॉस्टिक एल्केनिटी इज प्रेजेंट। थर्ड है आपके पास कि P इज इक्वल टू m/2। तो P इज इक्वल टू m/2 क्या है? ओनली कार्बोनेट एल्केनिटी इज प्रेजेंट, ओनली कार्बोनेट एल्केनिटी इज प्रेजेंट। क्लियर है? फोर्थ है आपके पास P इज ग्रेटर देन m/2। तो P इज ग्रेटर m/2 का मतलब क्या है कि ओनली कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज predominant, sorry, only caustic and carbonate is predominant, only caustic and bicarbonate is predominated। and fifth P is less than m/2। तो इसका मतलब क्या है? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ओनली कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट ओनली बाइकार्बोनेट इज प्रीडोमिनेटेड। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखनी आपने पास रिजल्ट की P जब 0 हो बट M डज नॉट 0 हो तो ओनली बायोकार्बोनेट एल्केनिटी इज प्रेजेंट, बट P इज इक्वल टू M हो मीन्स ओनली कॉस्टिक एल्केनिटी इज प्रेजेंट। m/2 हो तो ओनली कार्बोनेट एल्केनिटी इज प्रेजेंट। ग्रेटर देन m/2 तो ओनली कॉस्टिक एंड बाइकार्बोनेट इज प्रेजेंट। लेस देन हो तो ओनली कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज प्रेजेंट। क्लियर है? और जो आपकी यहाँ पे रॉ वाटर में जो जनरली कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है वो ओनली कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज प्रीडोमिनेट। ये आपके रॉ वाटर में जनरली इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ता है।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा कि रॉ वाटर में आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पीपी इज लेस देन m/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी चैप्टर यहां पे फिनिश हो गया है।